हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेपर। डियर, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन जहां पर हम कम्युनिकेशन स्किल्स में आज के इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन की। हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन में जो फर्स्ट स्टेज होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था, यानी जो आइडिएशन होता है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो उससे आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी स्टेजेस होती है कम्युनिकेशन की, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेज जो कम्युनिकेशन का होता है दैट इज़ आइडिएशन, यानी जो भी बात सेंडर को करनी है उसके बारे उसको पूरा कंसेप्चुलाइज करना कि उसको क्या बातचीत करनी है, वो सारा जो कंसेप्चुलाइजेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड एस आइडिएशन। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने कोई भी शब्द को या कोई भी बात को अपने दिमाग में पिरो लिया है कि मेरे को क्या बातचीत करनी है, तो अब उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से उसे बोला जाना चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है, क्या लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है, वो सारी बातचीत आपको सोचनी पड़ेगी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर विशाल, बहुत बहुत स्वागत है। तो जब आपने कोई भी बातचीत सोच ली कि मुझे बात करनी क्या है, आपने बेसिकली उसको कंसेप्चुलाइज कर लिया, तब आपको ये सोचना पड़ेगा किन शब्दों में पिरोकर मुझे वो बात करनी चाहिए, क्या वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, किस मेथड से मैं बात करूँगा। मैं ईमेल डालने वाला हूँ, मैं व्हाट्सएप मैसेज करने वाला हूँ, मुझे एक मीटिंग लेनी पड़ेगी, वो पूरा एक सिनेरियो बनाना पड़ेगा किस सिनेरियो में बातचीत करनी है वो। और ये जो सिनेरियो बनाना होता है इसी को हम दूसरा स्टेज कहते हैं जिसे हम बोलते हैं एनकोडिंग। जो सेकंड स्टेज है, हम लोग बात कर रहे थे स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस इज योर थर्ड लेक्चर इन दिस सीरीज। अगेन इससे पहले के दो लेक्चर्स ऑलरेडी आप लोग जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगेन आप लोग जो है सीक्वेंस में प्रॉपर अगर तरीके से पढ़िएगा तो आपको सब्जेक्ट में कोई भी समस्या आनी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है। और अगर आप प्रॉपरली अच्छे नोट्स बनाते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, तो यू विल गेट गुड मार्क्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में वेरिएशन आने का चांस यहाँ पर रहेगा नहीं। ओके, तो जो थर्ड सेकंड स्टेज है आपके कम्युनिकेशन की दैट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या हो गया, जो सेकंड स्टेज है दैट इज एनकोडिंग। पहला स्टेज अपन ने आइडिएशन बेसिकली पढ़ लिया था। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनकोडिंग, एनकोडिंग का क्या मतलब है, देखो जो सेंडर है वो अपने आइडिया को एक स्ट्रक्चर्ड मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रक्चर्ड मैसेज मतलब किस तरीके से बात करनी चाहिए मुझे, शुरुआत में क्या बात करनी है, उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या, यानी पूरी फॉर्मेशन करेगा उसकी। ठीक है, अगर बेसिकली वोकल बात है तो भैया दिमाग में फॉर्मेशन होगी। और अगर मान लीजिए आपके पास फॉर्मल इन्विटेशन है या फॉर्मल आपको कोई बातचीत करनी है तो आप रिटर्न जो लिटरेचर है उसकी फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो उसी को एनकोडिंग कहते हैं। तो एनकोडिंग को मैं कह सकता हूँ द सेंडर converts their idea into a structured message that can be understood, that can be understood by the receiver। यानी सेंडर अपना जो भी मैसेज है उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा ताकि रिसीवर उसको समझ पाए। ठीक है, अब ये कन्वर्जन कैसे हो सकता है, दिस कन्वर्जन कैन बी डन थ्रू this conversion can be done
थ्रू वर्ड्स, इमेजेस और सिंबल्स। हो सकता है वो कुछ शब्दों में पिरो दे उसे, कुछ इमेजेस के साथ वो बातचीत अपनी बोल सके, या फिर हो सकता है कुछ सिंबल्स का यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द सेंडर should choose the sender should choose the right language, the right language, right tone and style to ensure that the message is clear and appropriate. To ensure that the message is clear and appropriate for the receiver. देखो, कभी कभी नहीं होता है, दो दोस्त बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक जना थोड़ा सा उत्तेजना में आके एकदम से गाली गलौज कर देता है, लड़ाई हो जाती है। वहीं पर अगर मस्ती में अगर वही दोस्त, दोनों दोस्त एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है, होता है ना दोस्तों में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में बड़ा कॉमन है, तो उस केस में लड़ाई नहीं होती। क्या फ़र्क है, गाली दोनों ही केस में दी गई, लेकिन फ़र्क पड़ता है किस टोन में आप बातचीत कर रहे हो। अगर आप एग्रेसिव होके अगर मान लीजिए आपके शब्दों का जो चूज़ है वो एग्रेसिव नेचर से है, तो उस केस में अगले इंसान को, यानी जो रिसीवर हो सकता है, उसको उस बात का बुरा लग सकता है। लेकिन अगर बड़े जोवियल मूड के अंदर वही बात की जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमेशा सेंडर को ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए कि वो किस टोन में बात करना चाह रहा है। मतलब उसका जो मैसेज है, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे आपको वार्निंग देनी है, तो मुझे वार्निंग देनी है तो मैं ऐसे हंसते हंसते वार्निंग नहीं दूंगा, हाँ बेटा कल से क्लास में आ जाना नहीं तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। ये वार्निंग नहीं हुई। वार्निंग अगेन उसका टोन अलग होगा, बोलने का स्टाइल अलग होगा, ठीक है, जो शब्दों का शब्दों की जो चॉइस है वो अलग होगी। वहीं पर अगर मुझे आपके साथ बहुत ही लाइट हार्टेड कोई बातचीत करनी है, कोई कॉमेडी करनी है, तो उस केस में मेरा टोन अलग होगा, उस केस में आपका जो बोलने का स्टाइल है, जो शब्द है, जो टोन है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो अगेन जो भी आपके पास मौका होता है, जिस बात पर बात करनी है आपको, जिस चीज़ की बात करनी है, उसके हिसाब से जो सेंडर होता है वो अपना टोन चूज करता है, क्या शब्द है वो चूज करता है, किस तरीके से उसे बात रखनी है, ये सब चीज़ें चूज करता है। दिस होल स्टेज इज कॉल्ड एज एनकोडिंग। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। जो पहला स्टेज था दैट वाज आइडिएशन, देन द सेकेंड स्टेज दैट इज एनकोडिंग। अब मैसेज बन चुका है, अब मैसेज पूरी तरीके से बन चुका है, ठीक है। अब क्या करना रहेगा, बोलो। हाँ जी, सोच लिया, पिरो दिया, क्या शब्द में बात करनी है वो सब भी पिरो दिए, अब क्या करना पड़ेगा, कोई आइडिया? हाँ जी, जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अपना हिंट दीजिए कि सर अब क्या करना होगा। आपने सोच लिया बात क्या करनी है, किस तरीके से करनी है वो भी सोच लिया, अब क्या करें? हम्म, बताइए भाई। अरे सुबह सुबह का नींद में हो क्या भाई, हैं? कॉलेज जाना है। बोलो, देखो, क्या बातचीत करनी है, कैसे करनी है, ये हो गया। कहाँ करनी है, कहाँ करनी है, सवाल आता है
कि कहाँ बातचीत करें, कैसे करनी है बातचीत। क्या मुझे रिटर्न लेटर भेजना है, क्या मुझे बेसिकली तुमको बोल के बताना है, क्या मुझे प्रेजेंटेशन देनी है तुमको। यानी मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन, मेरे पास जो कम्युनिकेशन जो है उसका चैनल क्या होगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो भाई। हम्म। यानी प्रॉपर जो चैनल होना चाहिए, जिस चैनल के थ्रू बात करनी है, चाहे वो बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हो सकते हैं। हमने बात किया था चैनल का क्या उपयोग है बेसिकली कम्युनिकेशन के अंदर। अब लिखित में मौखिक हो गया, साइन लैंग्वेज हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिकेशन करने की चैनल्स है हमारे पास। अब उनमें से किस तरीके से मुझे आपसे ये बात करनी है वो डिसाइड करना पड़ेगा। यानी आई विल हैव टू सेलेक्ट अ प्रॉपर चैनल। जैसे मैंने अभी आपके साथ में एक ऑडियो विजुअल कनेक्शन के थ्रू हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग मेरी आवाज भी सुन पा रहे हो, ठीक है, तो वोकल कम्युनिकेशन भी हो रहा है। और क्योंकि आप इस बोर्ड को मुझे देख पा रहे हो, तो आप एक विजुअल कम्युनिकेशन भी करो, यानी आप जो अपने नोट्स देख पा रहे हो वो एक विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोग जो है देख पा रहे हो। तो अगेन हमने भी अपने चैनल्स चूज किए, ठीक है। आप लोग खुद एक यूट्यूब चैनल पे बैठे हैं। चैनल का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन करने का तरीका, कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम। तो आप यूट्यूब के माध्यम से ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है आपके और मेरे बीच में। तो अगेन दैट इज ऑल्सो ए चैनल। इसलिए बोलता हूँ ना यूट्यूब चैनल पे जाइए। चैनल का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन करने का माध्यम। तो अगेन जो थर्ड स्टेज आती है कम्युनिकेशन की, दैट इज सेलेक्टिंग अ प्रॉपर चैनल। तो बात करते हैं तीसरे स्टेज की कम्युनिकेशन की। तो जो थर्ड स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज सेलेक्टिंग प्रॉपर चैनल। ठीक है। तो अगर प्रॉपर चैनल सेलेक्ट करने की बात हो गई, क्या मतलब क्या हो गया सर, किस मीडियम के थ्रू आप लोग मैसेज को ट्रांसमिट करोगे। यानी इसका मतलब क्या हो गया, चूजिंग द मीडियम थ्रू विच द मैसेज विल ट्रेवल। किस तरीके से मैसेज ट्रेवल करेगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यानी सेंडर रिसीवर को जो मैसेज भेज रहा है, मैं आपको जो मैसेज भेज रहा हूं वो किस मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगा, उसको चूज करना। ठीक है। द चैनल कैन बी वर्बल, द चैनल कैन बी वर्बल, यानी मौखिक हो सकता है वो चैनल। कैसे सर, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल फेस टू फेस कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, आमने सामने खड़े होकर बातचीत करो, तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए वर्बल में फोन कॉल्स, जो आप फोन पर बातें कर रहे हो, ठीक है। मास गैदरिंग्स, आपने बहुत सारे लोगों की भीड़ जुटाकर आप वहां पर बातचीत कर रहे हो, ठीक है, भाषण वाषण दे रहे हो। तो ये सब तो क्या हो गया, वर्बल चैनल्स। ठीक है। या फिर नॉन वर्बल चैनल्स भी हो सकते हैं। और नॉन वर्बल चैनल्स, नॉन वर्बल चैनल्स में क्या आ गए सर, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल आप लिख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे हो, सब रिटर्न है, ट्विटर पे जाके बातचीत कर लेते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे बातचीत कर ले रहे हो। उसके अलावा रिटर्न कम्युनिकेशन तो है ही है भैया, लिख के दे दो कुछ भी। तो ये सब क्या हो गए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब देखो, प्रॉपर चैनल डिसाइड करना वो डिपेंड करता है कि भैया किस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत करनी है अपने को। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर आप इंस्टेंट किसी मैसेज को डिलीवर करना चाहते हैं, मान लो तुमको तुम्हारे एक दोस्त है जो कि मुंबई में रहता है और तुम मान लो जयपुर में बैठे हो, तुमको उसको खबर पहुंचानी है, कुछ भी स्पेसिफिक खबर पहुंचानी है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, तुमको उसको बताना, तो क्या करोगे? खत भेजोगे क्या? खत भेजोगे या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दोगे या वीडियो कॉल कर दोगे? बट ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ बहुत अर्जेंट सी बात होगी तो तुम वीडियो कॉल करना, ईमेल करना या व्हाट्सएप पर मैसेज करना ये प्रेफर करोगे। कि रीज़न क्या है? सर ये चैनल्स इंस्टेंट चैनल्स है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक कंपनी है जिसने आपको हायर किया है, ठीक है, या मान लीजिए आपने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी कराई है, तो वो आपको परमानेंट नेचर में कोई डॉक्यूमेंटेशन भेजना चाहती है तो व्हाट्सएप पर नहीं भेजेगी, वो क्या करेगी? मेल कर देगी, ठीक है, ताकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस रहे। उसी के साथ साथ ईमेल कर देगी ताकि परमानेंटली वो डॉक्यूमेंट आपके एक सेफ जगह पड़े रहे, ठीक है। तो अगेन डिपेंड करता है कि किस टाइप का कंटेंट है, क्या अर्जेंसी के साथ उसको पहुंचाना है, उसके बेसिस पर चैनल चूज किया जाता है। यानी जो चैनल है उसको चूज करने के टाइम पर बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे मैसेज की अर्जेंसी क्या है, मैसेज किस नेचर का है, क्या वो सीक्रेसी के नेचर का तो नहीं है? मान लो सीक्रेट मैसेज वगैरह तो भैया फिर व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं भेजोगे, ठीक है, या सोशल मीडिया पे नहीं डाल दोगे, फेसबुक वगैरह के ऊपर। तुमको कोई भी ऐसा क्लोज मैसेज रहेगा तो तुम उसको या तो पर्सनली डिलीवर करना चाहोगे और या फिर ऐसे मेथड्स का यूज करोगे जहां पर तुम और रिसीवर के अलावा उस मैसेज को कोई और दूसरा जना देख ना पाए, ठीक है। तो अगेन जो चॉइस ऑफ मीडियम है या जो चॉइस ऑफ बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल है वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी डाल देते हैं अपन, the choice of channel, the choice of proper channel depends upon various factors like urgency of message, formality required, सर फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया? देखो तुम्हारे दोस्त को मैसेज करना है तो तुम व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे, लेकिन तुम्हारे बॉस को तुम कल छुट्टी लेनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करोगे, मेल वेल डालोगे ना प्रॉपरली कि जी ऐसा है, ये है, वो है, पूरे कारण लिख के दोगे, ठीक है। तो अगेन किस इंसान से बात हो रही है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम चूज करोगे। तो अगर वहां पर फॉर्मेलिटी की रिक्वायर्ड तो फॉर्मल मीडियम जो है जैसे ईमेल हो गया, इन सब का यूज आप करिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इनफॉर्मल बात करनी है तो आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर दोगे, तो अपने बॉस को वीडियो कॉल करके नहीं बोलोगे ना कि आज छुट्टी पर रहूंगा, कल नहीं आऊंगा, आज नहीं आऊंगा, तो वो नहीं होता है। तो अगेन अगर फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आप उस तरीके से बात करोगे। या फिर मान लीजिए कोई प्रिफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल है, प्रिफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल, कैसे? मान लो मेरे को बहुत सारे जनों को कोई बातचीत करनी है, मान लो मुझे कोई कहीं पर रोष प्रकट करना है, मुझे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना है, तो मैं हमेशा ऐसे मीडियम्स का यूज करूंगा जो कि मास या पब्लिक को अट्रैक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ट्विटर या फिर जो आपका एक्स होता है उस पर कुछ मैसेज डाल दो, बहुत सारे लोगों को चल जाएगा, ऐसे लोग को जिनको मैं जानता नहीं हूँ तब तक वहां तक भी वो मैसेज पहुंच जाएगा। तो अगेन एक लार्ज ऑडियंस तक मेरा मैसेज जो है पहुंच जाने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालता हूँ तो कुछ लिमिटेड पर्सन या फिर किसी एक पर्सन को मैसेज जाने वाला है।
तो अगेन अगर कोई हमारा प्रिफर्ड मोड होता है, मान लो मैं कोई पब्लिक स्पीकर हूं, तो मैं जनरली क्या करूंगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जाके बात करूंगा, जैसे यूट्यूब पर आ गए, ट्विटर पर आ गए, वहां जाके अगर बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक आपकी बात पहुंच सकती है। ठीक है, तो कोई प्रिफर्ड मोड ऑफ स्टाइल है आपके पास, तो उसके उस पर डिपेंड करता है। आपका कोई फॉर्मेलिटी वगैरह है आपके पास बातचीत करने में, तो उस केस में आप फॉर्मल मीडियम्स का यूज करेंगे। उसके अलावा मैसेज किस अर्जेंसी क्या है उसकी, मैसेज की सीक्रेसी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है प्रॉपर चैनल का चूज। ठीक है, तो ये था आपके पास द थर्ड स्टेज। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ स्टेज की। अब देखो, मैसेज आपने चॉइस कर लिया कि किस मीडियम के थ्रू भेजना है। अब मैसेज भेजा जाएगा, अब मैसेज को सेंड किया जाएगा, यानी अब मैसेज ट्रांसमिशन में है, अब मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो जो चौथी स्टेज आती है दैट इज ट्रांसमिशन और मैसेज डिलीवरी। द फोर्थ स्टेज दैट इज ट्रांसमिशन, या इसे आप इस स्टेज को मैसेज डिलीवरी भी कह सकते हो। ठीक है, तुमने तुम्हारी तरफ से मैसेज छोड़ दिया, अब मैसेज उस मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, द मैसेज इज ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम। तो ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया, मैं ऐसा बोल सकता हूं, द मैसेज इज ट्रांसफर्ड या ट्रांसमिटेड, द मैसेज इज transmitted from the sender to the receiver through a proper channel। एक प्रॉपर चैनल को यूज करते हुए सेंडर अपना मैसेज रिसीवर के लिए रिलीज कर देता है, यानी सेंडर अपना मैसेज रिसीवर की तरफ भेज देता है। ठीक है, क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, एक बात बताइए, जब भी ये मैसेज ट्रांसमिट होकर रिसीवर तक पहुंच रहा है, सेंडर की क्या इच्छा होगी, क्या सेंडर की क्या मंशा होगी, वो चाहता है कि भैया ये जो मैसेज है क्लियरली रिसीवर तक पहुंच जाए, इसके बीच में, इस मैसेज के बीच में कोई भी नॉइज वगैरह इसमें जुड़ ना जाए। नॉइज का मतलब क्या हो गया सर, कोई भी ऐसी अनवांटेड इंफॉर्मेशन या अनवांटेड बात जो मैं नहीं चाहता हूं, तो वो अगर जुड़ती है तो दैट इज कॉल्ड एज नॉइस। तो हम नहीं चाहते या सेंडर नहीं चाहता कि कहीं से भी नॉइस इस मैसेज में जुड़ जाए और रिसीवर को कोई भी तरीके का कंफ्यूजन हो। ठीक है, यानी जो भी मैसेज सेंडर ने ट्रांसमिट किया है वो एग्जैक्टली रिसीवर तक पहुंचे, कोई भी उसमें ऐसी अवांछनीय बातचीत या कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं जुड़ जाए जो इंफॉर्मेशन भेजनी नहीं थी। ऐसी इंफॉर्मेशन को अपन कहते हैं नॉइज, नॉइज, शोर। अब लोग कहते हैं ना, जैसे मान लो दो जने फोन पे बात कर रहे हैं, बोला पीछे से बहुत आवाज आ रही है, तो भैया वो आवाज भेजनी नहीं थी, वो आ गई एनवायरमेंट से। ठीक है, मान लो तुम बात कर रहे हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से, पीछे तुम्हारे ताऊ जी चिल्ला रहे जोर जोर से, तो तुम्हारे ताऊ जी की आवाज भी जाएगी, दैट इज नॉइस, क्योंकि आप उस इंफॉर्मेशन को देना नहीं चाह रहे थे रिसीवर को, वो चली गई। तो अगेन जब भी ये मैसेज एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जा रहा होता, तो जो सेंडर है वो अवॉइड करना चाहता है किसको, कि नॉइज जाके मिक्स हो जाए किसके साथ में, आपके मैसेज के साथ में। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन care should be taken, care should be taken so that noise does not
noise does not gets mixed with message during the transmission phase. नॉइज होता क्या है? एनी अनवांटेड और अनइंटेंडेड मैसेज that travels through the channel during communication. यानी कम्युनिकेशन के दौरान कोई भी अनवांटेड या अनइंटेंडेड मैसेज, अनवांटेड मतलब जिसकी जरूरत नहीं हमको, जो हमने भेजना नहीं चाहा, और अनइंटेंडेड भैया इसको भेजने के लिए मैंने कोई काम धाम भी नहीं किया, अपने आप आ गया। ऐसा कोई अनवांटेड या अनइंटेंडेड मैसेज जो कि आपके चैनल के थ्रू ट्रेवल कर जाता है कम्युनिकेशन के दौरान, उसको अपन कहते हैं नॉइस। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो नॉइस है ये आपके जब भी ट्रांसमिशन हो रहा है उस फेज के अंदर ना आए, या जितना कम से कम हो उतना आए। ठीक है, उसके लिए आप करते भी हो भैया, एक जगह खड़े हो वहां पे शोर हो रहा है तो दूसरी जगह जाके बात करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस नॉइस को जाने से रोक रहे हो। ठीक है, तो दिस इज योर फोर्थ फेज ऑफ ट्रांसमिशन। पांचवा फेज, अब मैसेज पहुंच गया किसके पास? रिसीवर के पास। जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया तो वो क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा। तो फिफ्थ, दैट इज रिसीविंग द मैसेज, रिसीविंग या फिर मैसेज रिसेप्शन। अब मैसेज कहां तक पहुंच गया है? रिसीवर के पास। सेंडर ने भेजा था और अब मैसेज किसके पास आ गया है? रिसीवर के पास। नाउ द मैसेज हैज कम टू द रिसीवर। जो आपके पास रिसीवर है वहां तक ये मैसेज पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास फिफ्थ वन स्टेज। फिर आपके पास डिकोडिंग आएगी और वापस से फीडबैक आएगा। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, देखो ये वाली स्टेज और इसकी जो अगली स्टेज आती है वो हमको लगता है चलती है साइमल्टेनियस, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेजेस है। देखो मैसेज को पहुंचना तुम्हारे तक, और अगला स्टेज जो आता है दैट इज डिकोडिंग। दोनों स्टेज को साथ में डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ में लिख लेंगे दोनों। मैसेज तुम्हारे तक पहुंचना और उस मैसेज को डिकोड करना, दो अलग अलग काम है। मान लो मैंने तुमको अभी कुछ बोला, मैं कुछ भी चीज बातें अभी कर रहा हूँ, ये स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। दो चीज हो सकती है, या तो तुम बड़े ध्यान से सुन रहे हो बैठे बैठे, पूरे फोन के सामने या लैपटॉप के सामने बैठ गए हो, कॉपी हाथ में है, नोट्स भी साथ साथ में बना रहे हो और ध्यान से सुन रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो, मैं जैसे ही कुछ भी बोल रहा हूँ तुम्हारे कान उसको सुन पा रहे हैं, तुम्हारे ब्रेन तक सिग्नल जा रहे हैं, तुम उस चीज को सुनते हो पहले तो पूरा। उसके बाद में तुम उस बात का अर्थ निकालते हो, जो मैंने बोला है, तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है, फिर उस बात से अर्थ या आशय निकालता है कि इस बात का मतलब क्या था। दैट इज डिकोडिंग। तो उस चीज को सुनना, दैट इज रिसीविंग द मैसेज। उस चीज का आशय निकालना, उस चीज के बारे में सोचना कि हाँ ये क्या बातचीत है, इसका मतलब क्या क्या मुझे समझ में आया, दैट इज डिकोडिंग।
तो अगेन दो अलग अलग फेज है। हम मानते हैं दोनों मिलके एक ही फेज होता है, नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। मैसेज को सुनना और उसको प्रॉपर तरीके से समझना, डिकोड करना, दैट आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहीं पर अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल तुम अभी कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो, भागते भागते यहाँ पर बाल बना रहे हो, यहाँ पर दूध पी रहे हो, यहाँ पर ये वो 10 काम करते करते तुम्हारे लेक्चर साइड में कहीं पर चल रहा है, तो तुम दो बातें सुनोगे, फिर उसका दो बातें चूक जाओ, फिर दो बातें दूसरी सुन लो। तो उस केस में तुम रीड तो कर लोगे, तुम्हारे को सुनाई तो सब दे देगा, यानी मैसेज तुम्हारे पे रिसीव तो हो गया, लेकिन मैसेज पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया सर? बीच में कुछ बातें गायब हो गई। गायब क्यों हो गई सर? पूरा सुन नहीं पाया, 10 काम करने थे मुझे, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो बहुत सारे अलग अलग काम है। तो मैसेज रिसीव तो हो गया लेकिन डिकोड नहीं हुआ। इसी वजह से हम कह सकते हैं रिसीविंग एंड डिकोडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप अभी ये हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये लेक्चर देख पा रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं इसी लेक्चर को जर्मन भाषा में अगर लेता हूं, तो सुन तो आप तब भी पाओगे, मैसेज तो तब भी रिसीव होगा, लेकिन क्या डिकोड होगा वो मैसेज? बताइए। अगर मैं यहां पर बातें जो है हिंदी में नहीं करके या इंग्लिश में नहीं करके जर्मन में बातें करने लग जाऊं, ठीक है, वैसे आती नहीं मुझे जर्मन, लेकिन अगर करने लग जाऊंगा तो आप लोग मैसेज रिसीव तो करोगे लेकिन मैसेज को डिकोड नहीं कर पाओगे। मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को जर्मन नहीं आती है, पता चला एक जना बोल देगा सर जर्मन आती है मुझे। समझ में आया? तो मैसेज को रिसीव करना और इसे डिकोड करना दोनों अलग अलग थिंग्स है, दोनों अलग अलग चीज है। ओके, बोलिए हाँ कि ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी अपने दोनों चैनल्स यानी इजी प्रेप और इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल्स पर ये क्लास आप लोग देख पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगेन जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है वो आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कतई सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि हमारा थोड़ा हाथ पैर गला गर्दन सब तंग रहती है इंग्लिश में, हम थोड़ा सा डर जाते हैं। डरने लायक है नहीं सब्जेक्ट, सब नॉर्मल सी बातें हैं। हाँ जी, बोलो। तो करें बात रिसीविंग की। तो रिसीविंग का मतलब क्या हो गया? द रिसीवर receive the message sent by the sender this stage involves attending to the message. This stage involves attending to the message and being ready to interpret it। यानी मैसेज को हम रिसीव करें और तैयार रहें कि इसको हमको डिकोड करना है, उसको समझना है मैसेज को। ठीक है, अगर अगर बात करें क्या चीज ध्यान में रखने लायक है, तो की कंसिडरेशन क्या अपने पास? द रिसीवर शुड ensure that the message is heard or seen clearly without any distractions। यानी ये रिसीवर की जिम्मेदारी बनती है कि वो चाहे मैसेज को देख रहा है चाहे पढ़ रहा है, उसको ध्यान पूर्वक देखे या फिर अच्छे से पढ़े, ताकि वो उसको बाद में जब डिकोड करने बैठे ना तो अच्छे से समझ पाए। यानी अगर तुम भागते हुए अगर ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, इधर उधर तुम्हारा 10 चीजों में मन लगा हुआ है, तो अगर तुम अच्छे से सुनोगे नहीं तो उसको जब डिकोड करना होगा तो उसमें जो मेहनत लगेगी वो भी काफी ज्यादा होगी।
बोलो यार। और शायद तुम पूरे तरीके से उसको डिकोड कर भी ना पाओ क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी रह जाए। ठीक है, तो ये आपका स्टेज रहती है रिसीविंग द मैसेज। ठीक है, जो सिक्स्थ स्टेज जो हमारे पास है दैट इज डिकोडिंग। पहले एनकोडिंग करी, तो भैया आप क्या करेंगे, डिकोडिंग, यानी इंटरप्रेटिंग द मैसेज। जो भी मैसेज भेजा गया था उसको इंटरप्रेट करना, यानी उसे समझना कि क्या मैसेज भेजा था। ठीक है, तो जो भी बात आपके सेंडर ने कही थी उसको डिकोड करना जरूरी होगा, यानी उसको अगर उसी सेंस में नहीं समझा गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी जो बात कही, जिस लहजे में कही, जिस तरीके से कही गई, उसी तरीके से उसे उसी लहजे में वैसे ही समझा जाए तब तो बात का मतलब है। नहीं तो उसका अगर अपने अर्थ का अनर्थ कर दिया, उसने कहा कुछ और आपने समझा अलग लहजे में, तब भी काम क्या हो जाएगा, खोटा। कहा तब भी काम गलत हो जाएगा। तो अगेन, आपको जब डिकोड करना है तब आपको प्रॉपर उसी तरीके से डिकोड करना होगा जिस तरीके से सेंडर ने एनकोड किया था। ठीक है, उसके लिए सेम पेज पे होना जरूरी है। यानी आप और वो, अगर दोनों जो रिसीवर है और जो सेंडर है वो उनके बीच का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो कोडिंग डिकोडिंग दोनों बेहतर होता है। ठीक है, कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हम दोनों के बीच। मेरा बाबू वैसा नहीं है, मेरा बाबू मेरी सारी बातें समझता है, जो बातें नहीं बोलती वो भी समझ जाता है। तुम्हारा बाबू डिकोड अच्छा करता है। हम्म? तुम एनकोड जैसा करती हो वैसे ही तुम्हारा बाबू डिकोड भी करता है, यही मतलब हो गया अगर कम्युनिकेशन स्किल की लैंग्वेज में बात करें तो। ठीक है, तो डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, अपन ऐसा कह सकते हैं, द रिसीवर, द रिसीवर interprets or decodes the message or decodes the message, translates the symbols or words into understandable कंटेंट। यानी जिस कंटेंट को वो समझ पाए उस फॉर्म में पूरे मैसेज को कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड एज डिकोडिंग। ठीक है, अब ये किस चीजों पर डिपेंड करता है, डिकोडिंग जो है किस चीज पे डिपेंड करती है, डिकोडिंग ऑफ मैसेज डिपेंड्स अपॉन रिसीवर्स नॉलेज। मान लो तुमने बोल दिया a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, मुझे बोलोगे मैं बता दूंगा, लेकिन मान लो एक 3 साल के बच्चे को बोलोगे बेटा a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, वो बता पाएगा क्या, नहीं बता पाएगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है, उस रिसीवर की नॉलेज अभी उस लेवल तक पहुंची नहीं है कि आपको बता पाए। तो वो उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएगा, उस तक मैसेज तो पहुंच गया, रिसीव तो उसने भी कर लिया, वो 3 साल का 4 साल का बच्चा है उसने भी रिसीव तो कर लिया तुम्हारा मैसेज, लेकिन उस मैसेज को समझ पाने की क्षमता उसमें नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपके रिसीवर में जिस बारे में आप बात करो उस बात की नॉलेज नहीं है तो अच्छे से उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। तो जो डिकोडिंग है मैसेज की वो डिपेंड करती है रिसीवर्स की नॉलेज पर, कि रिसीवर कितना समझदार है, उसको उस चीज के बारे में कितनी जानकारी है, मान लो वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में बात हो रही है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके पास डिकोडिंग कैसी होगी। ठीक है,
तो अगेन रिसीवर की नॉलेज कैसी है, वो कितना एक्सपीरियंस इंसान है, और तीसरी बात किस कॉन्टेक्स्ट में या किस संदर्भ में बात हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि मैसेज को कैसे डिकोड किया जाता है। ठीक है, तो मैसेज की डिकोडिंग बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब मैसेज डिकोड हो गया, मैसेज समझ में आ गया रिसीवर को। अब रिसीवर क्या करेगा, अब रिसीवर क्या करेगा सर, अब वो देगा फीडबैक। अब देगा फीडबैक कि भैया सच में समझ में आया कि नहीं आया। तो सेवेंथ स्टेज, दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज फीडबैक। तो फीडबैक के बारे में कल भी एक अच्छी खासी डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन हुई थी कि फीडबैक होता क्या है। फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। तुम बोलते जाओ, मैं तुम्हारा जवाब ही ना दूं, जैसे तुम लोग अभी मेरे साथ कर रहे हो। इतने बच्चे बैठे हैं, हाँ क्या रे, नींद वींद आ रही है तुम लोग को? तो अगेन मेरी तरफ से तो कम्युनिकेशन जा रहा है, लेकिन तुम्हारी तरफ से अगर फीडबैक नहीं आ रहा है तो कम्युनिकेशन अधूरा है? तो ये कम्युनिकेशन अधूरा है। अच्छा, अधूरा नहीं रहने दोगे? ठीक है, पर बच्चे बैठे, बच्चे बोल रहे हैं आपके ऊपर कि सर कम्युनिकेशन को अधूरा नहीं रहने देंगे। देखो, फीडबैक का उतना ही जरूरत है कम्युनिकेशन में जितना कि मैसेज का इंपॉर्टेंस है। अगर सेंडर जो है मैसेज इम्पार्ट कर रहा है तो रिसीवर की जिम्मेदारी बनती है सेंडर को ये बताना कि वो मैसेज उस तक जो पहुंचा उसी लहजे में पहुंचा, वैसा ही जैसा उसने इंटेंड किया था। क्या उसे उस चीज के बारे में समझ आई है, या उसको उसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, तो वो पूरा जो फीडबैक है वो उसको देना जरूरी होता है। ठीक है, और जैसे ही रिसीवर अपना फीडबैक देता है सेंडर को, यहीं पर कम्युनिकेशन की साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। अब यही साइकिल बार बार चलेगी और यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। हाँ जी, हाँ, फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब हो गया कि भैया बिल्कुल समझ में आ गया, जो आपने बोला एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नेगेटिव फीडबैक क्या यार, ऐसी बात है, वापस बताइए, वापस बताइए। हाँ, वर्बल नॉन वर्बल, जिस तरीके से कम्युनिकेशन हुआ उसी तरीके से फीडबैक भी हो सकता है। कम्युनिकेशन जिस भी तरीके से हुआ है, फीडबैक कैन बी इन दैट वे ऑल्सो। यानी आपने वर्बल कम्युनिकेशन की है तो वर्बल फीडबैक आएगा, आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, नॉन वर्बल फीडबैक आएगा। मतलब तुम, अगर मैं व्हाट्सएप पे तुमको मैसेज भेजूंगा तो तुम्हारा रिप्लाई भी जो उस मैसेज के रिगार्डिंग है वो व्हाट्सएप पर ही आएगा। टाइप्स ऑफ फीडबैक, इज दैट करेक्ट? नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, बिल्कुल यही बोल रहा हूं मैं कि आपके पास जो फीडबैक है वो उसी लैंग्वेज में, उसी मेथड से आएगा जिस मेथड से आपने कम्युनिकेशन किया है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं यहां तुमको बोल रहा हूं कोई चीज और तुम उसका जवाब या उसका फीडबैक मुझे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू दोगे। ऐसा नहीं होता जनरली, अगर अपन बात करें तो। ठीक है, वो बात मैं बोल दूंगा, कोई भी डाउट हो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि भैया तुम्हारा फीडबैक मुझे इस नंबर पर भेज दो। लेकिन अगेन जैसा अभी अपन यूट्यूब एक चैनल का यूज करके यहां से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस केस में मैं भी एक ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का यूज कर रहा हूं, तुम भी क्या कर रहे हो, एक रिटन कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हो वापस। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं होता, फिर से एक चीज क्लियर कर दे कि कम्युनिकेशन 100% उसी तरीके से होगा जिस तरीके, सॉरी, ये फीडबैक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से सेंटर ने मैसेज भेजा है। कोई जरूरी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ चांसेस में यही होता है। ठीक है, तो वो कहीं पर भी अपनी स्टेटमेंट नहीं कहेंगे कि भैया सेंडर ने जो चीज करी है ना, रिसीवर वापस वही तरीके से फीडबैक देगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है रिसीवर अपना कम्युनिकेशन अलग तरीके से दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा, क्या तुमने अभी नाश्ता किया है, तुमने बोल दिया क्या यूं, इसका क्या मतलब? ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला वर्बल कम्युनिकेशन, तुमने क्या किया, बॉडी लैंग्वेज से बता दिया, तुमने कर दिया बॉडी लैंग्वेज से, हाँ ठीक है, खा लिया, आ गया फीडबैक। तो फीडबैक तो उधर भी आ गया, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशन था कि नहीं था? मैंने वर्बल कम्युनिकेशन का यूज किया, तुमने बॉडी लैंग्वेज का यूज किया, दोनों अलग 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 हो गए, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। बाकी जनरल केस में ये देखा जाता है कि आपने जिस तरीके से मैसेज दिया है, रिसीवर भी अपना फीडबैक जनरली उसी माध्यम से देना पसंद करता है जिस माध्यम से आपने मैसेज दिया था। ठीक है, तो मैंने अपनी एक बात को दो अलग अलग तरीकों से रखा,
आई होप आपको दोनों बातों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं द रिसीवर provides feedback to the sender. Receiver provides feedback to the sender, indicating whether the message was understood, indicating whether the message was understood or further clarification, or if further clarification is needed. यानी रिसीवर बताएगा सेंडर को कि भैया मैसेज उसको क्लियरली समझ में आ गया है, या फिर उसको और क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसको अभी तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और उस बारे में सेंडर व्याख्या करे, बताए, ताकि वो रिसीवर समझ पाए। अब देखो, जरूरी है रिसीवर ये जो फीडबैक दे रहा है ये टाइमली हो और कंसाइज हो। कंसाइज मतलब नपातुला, और टाइमली मतलब हाथों हाथ बताए भाई रिसीवर, जितना हो सके जल्दी बताएगा रिसीवर, उतना जल्दी ये कम्युनिकेशन क्लोज आउट होगा। मान लो मैंने तुमको पूछा कि भैया नाश्ता किया, तुम रात को बोलते हो कि हाँ सर कर लिया था नाश्ता, लंच भी कर लिया था और अब तो डिनर भी कर लिया है। कोई सेंस बन रहा है कि उस बात का? कोई बात नहीं, कोई सेंस नहीं। तो उसी केस में इसलिए मैं बोल रहा हूं जो फीडबैक होना चाहिए वो फीडबैक जो है वो इंस्टेंटली आए, या जितना जल्दी आए उतना बेहतर। तो अगेन द रिसीवर शुड इंश्योर दैट द रिसीवर should ensure that the feedback is clear, concise, and timely to ensure effective communication. ठीक है। रिस्पॉन्स और रिएक्शन, देखो दोनों चीजों में अंतर है। रेस्पॉन्स देने का मतलब, देखो अभी अपन फीडबैक की बात करें, वापस जवाब दे की बातचीत नहीं हो रही है। रेस्पॉन्स और रिएक्शन दोनों चीजों में कतई अंतर है, बहुत अंतर है। रेस्पॉन्स होता है जो आप चीज सोच समझ के पूरा जवाब अपना कंस्ट्रक्ट करके आप वापस एक मैसेज भेजेंगे। और यहां पर जो बातचीत हो रही है जनरली आपके पास जो फीडबैक होता है इट इज जस्ट अ रिएक्शन टू द मैसेज। रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करते, जो मैसेज अगले ने सेंडर ने आपको भेजा उसको आपने डिकोड किया और उसके बेसिस पे जो इंस्टेंट आप जवाबदेही कर सकते हो, दैट इज योर रिएक्शन। रेस्पॉन्स का मतलब होता है जो आपने चीज पूछी उसके बारे में पूरा सोच विचार करके मैं मेरी बुद्धि लगा के तर्क लगाकर उसका एक जवाब प्रिपेयर करूंगा और फिर से भेजूंगा, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स। ठीक है। तो अगेन वो जब मैं पूरा कंटेंट वापस भेजने वाला तो वो वापस एक फ्रेश मैसेज ही हो गया। तब मैं सेंडर हो गया, आप रिसीवर हो गए। तब मैं सेंडर हो गया एंड यू आर द रिसीवर। ओके, यहां पर एक नोट पॉइंट लगा दीजिएगा। द फीडबैक can be verbal or non-verbal
मोस्टली या फिर जनरली द फीडबैक comes through the channel comes through the same channel as the message. मैसेज जिस चैनल से आया है उसी चैनल से जनरली फीडबैक भी आता है, बट इट इज नॉट एसेंशियली नेसेसरी. बट इट इज नॉट नेसेसरी. मतलब कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही हो. इसका मैंने उदाहरण आपको दे दिया है कि कैसे आप कोई और चैनल का यूज करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं और फीडबैक किसी और चैनल से आ सकता है. तो इट इज पॉसिबल. ठीक है. तो ये कुछ अलग अलग स्टेजेस थी आपके कम्युनिकेशन की. आई होप आपको सभी अलग अलग स्टेजेस क्लियरली समझ में आ गई होगी. तो इस सेशन को हम लोग करेंगे यहीं पर कर्टेल. वी विल मीट नेक्स्ट सेशन विद सम अदर टॉपिक. तो आज के सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. तब तक के लिए दिस इज अभी माथुर साइनिंग ऑफ. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ. थैंक यू सो मच गाइस.